हेलो स्टूडेंट्स, इसको बंद कर दीजिए। कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। इसमें हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर का बेसिक डिफिनेशन तक पढ़ लिए थे। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखिए, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का जो पोलराइजेशन है यह क्या है, ये हम लोग को जानना है। फिर हम लोग को पोलराइजेशन डेंसिटी भी जानना है कि पोलराइजेशन डेंसिटी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ रिलेशन चाहिए। पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक हम लोग कंडक्टिंग प्लेट ले लेंगे। यह कोई कंडक्टिंग प्लेट है, 3 डायमेंशनल डायग्राम हम लोग को इमेजिन करना है। तो यहाँ देखिए, यह एक कंडक्टिंग प्लेट हम लोग ले रहे हैं। इस कंडक्टिंग प्लेट पे यह पॉजिटिवली चार्ज और यह जो है आपका निगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यह निगेटिवली चार्ज प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। अब इसके अंदर हम लोग जो है एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके जस्ट बगल में 3 डायमेंशनल है, इसलिए आपको इमेजिन करना है कि एक बगल बीच के खाली स्पेस में जो है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा जो है ब्लॉक कर दीजिए, फील्ड अप कर दीजिए। तो ये ब्लू वाला जो अंदर में हम लोग ब्लॉक डाले हैं 3 डायमेंशनली, आपको इमेजिन करना है ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है जो 2 कंडक्टिंग प्लेट के बीच में है। तो जब 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। तो हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं कि इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं। जो कैपेसिटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये जो कैपेसिटर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कैपेसिटर, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इनसाइड कैपेसिटर वर्ड भी कर सकते हैं और बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स। तो अब कैपेसिटर अगले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग बिटवीन 2 चार्ज प्लेट इसको E0 से डिनोट करेंगे। और यह E0 का वैल्यू आता है, हम लोग जानते हैं ब्लैक से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह E0 है और इस E0 का वैल्यू आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप। जो हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इसका कंसीडर करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। वाट नॉर्मल को हम लोग जो है n कैप से डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा जो है इस पॉजिटिव चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और निगेटिव चार्ज का डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अब इसके अंदर जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग डालते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होता है वो हम लोग को देखना है। ये पॉजिटिव प्लेट है और बगल में ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के जो डाइपोल्स होंगे वो इस ढंग से अरेंज होंगे। सो देखिए, 3 डायमेंशनली अंदर का एक डाइपोल अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। यह निगेटिव या पॉजिटिव या निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यह निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यह निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यह निगेटिव बचेगा या पॉजिटिव बचेगा, जिससे जो सरफेस हमारा इस 2 पैरेलल प्लेट के बीच जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का सरफेस है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज के नियर सरफेस है, इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज हम लोग डेवलप कर लिए इस सरफेस पे, ब्लू वाले पे।
और यह जो इंड्यूस हुआ नेगेटिव चार्ज सरफेस, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा पी से डिनोट करेंगे, जहां पी का मतलब हो जाएगा पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह ये जो निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इस पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज सरफेस बोलेंगे। इसकी जो डेंसिटी होगी वो प्लस सिग्मा पी होगी, जितना यहाँ निगेटिव होगा उतना ही यहाँ पॉजिटिव होगा, और बीच के जो डाइपोल्स के पॉजिटिव निगेटिव है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है अब हमारा चार्ज हो गया है, यानी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, इसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे ईपी। अब ईपी का जो डायरेक्शन है वह हमारा ई नॉट जो है उसके अपोजिट है, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड होगा इस स्पेस में, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा ई, वह बराबर हो जाएगा दोनों का वेक्टर सम ई नॉट प्लस ईपी। तो ई नॉट राइट वार्ड है, ईपी लेफ्ट वार्ड है, तो वेक्टोरियली हम लोग लिखेंगे ई नॉट प्लस ईपी। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपोजिट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड induced inside dielectric due to polarization। तो इस पोलराइजेशन के कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, इसको हम लोग ईपी से डिनोट कर दें। ईपी बराबर हो जाएगा सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन जो है वह सरफेस के नॉर्मल है। पहला जो ई नॉट का डायरेक्शन है वो राइट वर्ड को पॉजिटिव लिया है एन कैप, तो लेफ्ट वर्ड को माइनस एन कैप, यहाँ माइनस साइन डाल देंगे, यहाँ एन कैप। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड hence according to superposition principle of electric field inside या reduced resultant। रिड्यूस्ड वर्ड इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेट फील्ड घट जाएगा। हम लोग फाइनल फील्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, रिजल्टेंट फील्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, या रिड्यूस्ड फील्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इसको ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका ई नॉट और प्लस ई पी। तो ई नॉट का वैल्यू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और ईपी का हो गया माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है यह बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो यह जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यह बता रहा है कि जो हमारा प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, उससे हमारा वैल्यू बहुत घट गया है। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह रिड्यूस्ड हो जाता है। जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो स्लैब के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में जो है वह डिक्रीज कर जाएगा। तो इस इक्वेशन का प्रूफ एक आता है, इसको आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वह पढ़ेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी, और तब उसके बाद हम लोग यह पता करेंगे कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है वह इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है वो हम लोग को प्रूव करना है। सिग्मा पी के बराबर होता है कैसे, इसलिए इस डायग्राम को हम लोग अभी रखेंगे क्योंकि इस डायग्राम का हम लोग को 2-3 बार जरूरी पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन, अब देखिए ये पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर क्या है। अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइजेशन के कंसेप्ट में हम लोग देखे हैं
कि रिजल्टेंट फील्ड रिड्यूस हो जा रहा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो है वह एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जा रहा है अपोजिट नेचर का। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है पोलराइजेशन, जिस प्रोसेस के कारण हमारा जो है, जिस प्रोसेस के कारण किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अपोजिट साइड्स पे या दोनों इंड साइड्स पे या बोथ साइड पे अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। अब इस प्रोसेस के कारण हम लोग को एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो यह बता दे कि पर यूनिट स्ट्रेंथ अगर हम लोग अप्लाइड फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा, जिसका जो डेंसिटी है सिग्मा पी या टोटल चार्ज एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूपी हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस क्यूपी। अगर इस प्लेट के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ये पोलराइजेशन डेंसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जो बताएगा पर यूनिट स्ट्रेंथ कितना चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो वही पोलराइजेशन डेंसिटी हम लोग को पढ़ना है। उसको समझने के लिए अब जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर का कंसेप्ट देखिए कि यह जो जिसे 3 डायमेंशनली हम लोग ब्लू से बनाए हैं उसका यहाँ पे हम लोग को देखना है। मान लो कि यह पूरा वॉल्यूम जो है वह V है और पर यूनिट वॉल्यूम जो है एक यूनिट वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं। अब इस यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, एक 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 मान लीजिए, 2 और बढ़ा दीजिए, इस यूनिट वॉल्यूम में 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जब इस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को अप्लाई किया तो यह जो मॉलिक्यूल है इसमें स्ट्रेचिंग डेवलप होगा। स्ट्रेचिंग के कारण यह निगेटिव या पॉजिटिव या निगेटिव पॉजिटिव यानी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वह हमारा शिफ्ट कर जाएगा, जिसके कारण लेफ्ट साइड जो है निगेटिव हो गया और राइट साइड पॉजिटिव हो गया। तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करें तो इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में मान लेते हैं स्मॉल p जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है निगेटिव से पॉजिटिव, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ एक मॉलिक्यूल में वह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर हम लोग 6 है तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हो जाएगा, 6 × 8 का डाइपोल मोमेंट। अगर हम लोग यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n ले लेते हैं, स्मॉल n जिसको बोलेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसको अगर स्मॉल n से डिनोट करेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, n × स्मॉल p के बराबर हो जाएगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब जो है हम लोग पोलराइजेशन को डिफाइन करेंगे। तो पोलराइजेशन है क्या, पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं हम लोग कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल हमारा जो है कितना है, मान लेते हैं कि इस V वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो यूनिट वॉल्यूम में n है और टोटल वॉल्यूम V है, तो n × V हो गया टोटल मॉलिक्यूल्स का नंबर और टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर के साथ एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है स्मॉल p है। यहाँ लिखने का तरीका देखिएगा, पोलराइजेशन को कैपिटल P वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं जबकि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो यह हो गया टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब जो पोलराइजेशन है वह टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप इन ए डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको V से डिवाइड कर देना है। जैसे ही V से डिवाइड करेंगे तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है n × स्मॉल p के बराबर आ जाएगा। तो यार n जो हो जाएगा यह कहलाएगा हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के सेंस में यूज करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कंडक्टर के केस में। इसी n को अगर एटम के सेंस में यूज करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक पोलराइजेशन डेंसिटी में हम लोग को ये बातें को पढ़ना है कि कैपिटल P जो होगा n × स्मॉल p के बराबर होगा। अब हम लोग को जो है इसके आगे यह पढ़ना है
कि जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पोलराइज करेंगे तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हुआ है उसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, यानी कि डायरेक्शन कंसेप्ट छोड़ दें, मैग्नीट्यूड केवल कंसीडर करेंगे। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने में फिर आपको ये डायग्राम सेम बनाना पड़ेगा दोबारा, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन से सो दैट पोलराइजेशन वेक्टर is equal to polarization surface charge density। इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन भी बोलते हैं, या पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ वेक्टर वर्ड हम लोग डाल दिए हैं, या फिर न्यूमेरिकली वर्ड हम लोग डाल देंगे। यानी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा यह हमारा सिग्मा पी के बराबर होगा। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल P इज इक्वल टू सिग्मा पी। यही प्रूफ करना है कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कंसीडर a dielectric slab placed between two conducting plates having surface charge density plus sigma and minus sigma as shown in figure। ये फिगर हम लोग को बना देना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो है पोलराइजेशन के कारण चार्ज कितना डेवलप हुआ है, माइनस सिग्मा पी और यहाँ पे प्लस सिग्मा पी, और दो डाइलेक्ट्रिक का जो एंड है यानी डाइलेक्ट्रिक का जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। डी जो है वो सेपरेशन है दो प्लेट का, और इसका जो प्लेट एरिया है इस प्लेट एरिया को कैपिटल ए मान लेते हैं, तो इसका भी प्लेट एरिया जो है वो कैपिटल ए हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे द सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप्ड ऑन साइड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक due to polarization, due to polarization। तो पोलराइजेशन के कारण जो डेवलप हो गया उसको हम लोग सिग्मा पी बोल रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना इंड्यूस होगा, तो अब लिखेंगे द चार्ज इंड्यूस्ड और डेवलप्ड, द चार्ज इंड्यूस्ड on sides of dielectric slab। तो इस चार्ज को QI से डिनोट करेंगे हम लोग, QP भी कर सकते हैं पोलराइज्ड चार्ज। तो चार्ज बराबर होता है डेंसिटी इंटू एरिया, तो डेंसिटी है सिग्मा P इंटू एरिया हो गया कैपिटल A। तो इतना चार्ज जो इंड्यूस हुआ हमारा, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग QI लिखें, QI QP दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा P इंटू ए, और यहाँ पर QI जो होगा इंड्यूस यहाँ पे QP के बराबर होगा, तो प्लस सिग्मा P इंटू ए। तो यह हो गया हमारा चार्ज जो डेवलप हो गया इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों साइड्स पे। अब साइड्स पे डेवलप होने के कारण यह डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है या स्मॉल d जो है दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा। और जैसे ही यह स्लैब इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो इस स्लैब का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड
इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डाइपोल मोमेंट P से, स्मॉल p से, यहाँ देखिएगा पोलराइजेशन के लिए कैपिटल P हम लोग यूज करेंगे, इसलिए डाइपोल मोमेंट के लिए स्मॉल p यूज करेंगे। तो स्मॉल p बराबर होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जो हो गया यानी सिग्मा QP इनटू डिस्टेंस d, QP का वैल्यू हो गया सिग्मा p इनटू a और d का जगह पे डाल देंगे स्मॉल d, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अब हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वॉल्यूम निकालिए, तो V बराबर एरिया देखिए साइड का A है और दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस D है, वॉल्यूम V बराबर हो जाएगा A इंटू D। अब हम लोग को निकालना है पोलराइजेशन, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन कल पढ़े थे कि पोलराइजेशन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो P वेक्टर बराबर हो गया डाइपोल मोमेंट डेवलप फॉर यूनिट वॉल्यूम V। तो यह हो गया हमारा सिग्मा P A इंटू D डिवाइडेड बाई A इंटू D। तो यहाँ वेक्टर साइन लेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर जो हो गया पोलराइजेशन वेक्टर सिग्मा P, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यानी राइटवर्ड नॉर्मल है, इसलिए n कैप डाल देंगे। तो फाइनली पोलराइजेशन वेक्टर जो है AD कट गया, सिग्मा P n कैप आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो यह सिग्मा P के बराबर हो गया। तो इस तरह पोलराइजेशन वेक्टर जो है वह हमारा पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। अब जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि इसके बाद हम लोग को यह देखना है, एक तो फॉर्मूला यहाँ हम लोग को मिल रहा है, अब हम लोग को देखना है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक पढ़ना है और फिर हम लोग को जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के साथ जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। उसको समझने के लिए इसको मिला लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टॉपिक का नाम लिखते हैं और उसको समझाएंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये हम लोग को देखना है। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्लैब में कोई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो, वैसे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो वैसे फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसको पहले हम लोग को थोड़ा समझना होगा एक्सपेरिमेंटली, और तब उसके बाद जो है हम लोग जो है इसको एक्सपेरिमेंटली समझने के बाद जो है हम लोग जो है इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि हम लोग ये डायग्राम पूरा यही डायग्राम रहेगा, 3 डायमेंशन को हम लोग फ्रंट फेस को कंसीडर कर रहे हैं, 2 डायमेंशन मान करके यहाँ पे 2 डायमेंशनली दिखने के लिए। अब यहाँ पर जो एटम है देखिए यह हमारा जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर है, यह भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेंटर है। 3 एग्जांपल ले रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेंटर है। अब इस पर हम लोगों ने जो है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अभी तक यह इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं है तब का कंडीशन है 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अभी तक हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय का एक कंडीशन है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अब इस पर जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाएगा।
जिसके कारण यह मॉलिक्यूल जो था वह स्ट्रेच हो गया मॉलिक्यूल। देखिए यह स्ट्रेच हो गया मॉलिक्यूल। अब जैसे ही मॉलिक्यूल स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेचिंग के कारण आप पढ़े हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होता है। तो जैसे ही स्ट्रेचिंग होगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें, स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगा इसमें। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस समय मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वह 10 न्यूटन पर कूलम है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसी पे 10 से ज्यादा बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 से बढ़ा करके हम लोग जो है, मान लो कि 10 से बढ़ा करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोगों ने ले आया E = 15 न्यूटन पर कूलम। तो इस समय देख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग जो है और ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेन भी ज्यादा डेवलप होगा और स्ट्रेस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा इसमें। अब जो है सेंटर वही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ज्यादा स्ट्रेच हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव के कम देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग इस पर अप्लाई किए, 20 ले आए, E = 20 न्यूटन पर कूलम। तो इस समय देख रहे हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रेचिंग हुआ इस मॉलिक्यूल्स का, जिसके कारण इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था वह डिटैच हो गया, यहाँ से टूट गया, या डिटैच हो जा रहा है नेगेटिव चार्ज का सेंटर। उसी तरह यह जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है इसका भी नेगेटिव चार्ज जो है वह डिटैच हो जा रहा है एटम से, यानी अलग हो गया। और यहाँ जो तीसरा था हमारा, ये तीसरा भी अंदर नहीं होगा, यह भी इलेक्ट्रॉन जो है इसका यह डिटैच हो गया इस एटम से। तो डिटैच होने के कारण क्या हो गया कि अब यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जैसे ही अभी तक जो डाइलेक्ट्रिक 15 न्यूटन पर कूलम तक के स्ट्रेंथ में था कि यह जो है यह एंड हमारा निगेटिवली हो गया था, दूसरा साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, यानी पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो चुका था। लेकिन अभी भी यह कंडक्टर नहीं था, यह इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही 20 न्यूटन का स्ट्रेंथ आया कि यह इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो गया, और डिटैच होने के बाद यह फ्री हो गया और यह पॉजिटिव आयन साइड बन गया। और ये पॉजिटिव जो एटम से अब आयन बन गया है, यह जो है फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करके इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन वह इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। अब यह इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल हो गया, यह इलेक्ट्रॉन जो है डाइलेक्ट्रिक में मूव कर सकता है, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे कि अब हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है नो लॉन्गर रिमेन इंसुलेटर। अब यह इंसुलेटर नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ कि यह इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा पार्शियल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, लेकिन यह अब हमारा इंसुलेटर नहीं रहा, कंडक्टर बन गया, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा। तो वही हम लोग यह डिसाइड करेंगे कि एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा हर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर मटेरियल जो है, जिससे बढ़ने पर मटेरियल जो है वह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी नो लॉन्गर रिमेन इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर का बिहेवियर खत्म हो जाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। या ऐसे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब जो है वह डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के कारण जो है या इंसुलेटर से कंडक्टर की ओर कन्वर्ट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब एक चीज यहाँ पर देखना है कि यह स्ट्रेंथ अप्लाई करने के लिए जो बैटरी हम लोग कनेक्ट करेंगे इसके अक्रॉस, जिस बैटरी वोल्टेज पर इस 20 न्यूटन पर कूलम का स्ट्रेंथ डेवलप होगा एग्जांपल के लिए, इस वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज वह वोल्टेज हो गया जिस वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने मॉलिक्यूल से डिटैच हो जाएगा और पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वोल्टेज को हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब अगर इस दोनों डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस जो हम लोग ले लिए, यानी इसकी चौड़ाई जो है वह d अगर मान लेते हैं कि हमारा दोनों एंड का डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो वेट है, चौड़ाई जो है यह हमारा d है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा E ब्रेक, यानी ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा यह V ब्रेक डिवाइडेड बाय d के बराबर होगा। अब V ब्रेक क्या हो गया, तो यह ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, और d जो हो गया दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो
दोनों इंड के बीच या दोनों सरफेस के बीच, दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस है d। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही हम लोग डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसी भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इससे कम वैल्यू होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो वह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब या ऑन डाइइलेक्ट्रिक सच दैट विदाउट ब्रेकडाउन, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, विदाउट ब्रेकडाउन डाइइलेक्ट्रिक रिमेन्स एज इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। तो ये हम लोग को डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में पढ़ना है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। हाँ बोलो, हेलो, ठीक है देख रहे हैं पार्टिसिपेंट जाए तो बैठे हो गया। डिपेंड कहाँ है इसमें, वेटिंग लिस्ट में दिखाई नहीं रहा है, बोलो तो उसको फिर से आप खाली एक रेडमी है जिसको नहीं कनेक्ट किए हैं, रेडमी है क्या हुआ, देखते हैं कनेक्ट करके। एक कनेक्ट हो जा रहा है फिर गायब हो जा रहा है, जैसे अभी कनेक्ट हो गया फिर गायब हो जा रहा है। सी वेटिंग रूम, अच्छा नहीं होगा तो कल से नेक्स्ट क्लास से गूगल मीट पे देखेंगे, गूगल मीट पे इतना दिक्कत नहीं होता है। हाँ तो यहाँ आप समझ गए कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन द डाइइलेक्ट्रिक, यानी बिना डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है, जिस फील्ड पर डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे। और इस मैक्सिमम फील्ड के बाद जो है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वह इंसुलेटर की तरह नहीं कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जनरली अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में आता है कि डाइइलेक्ट्रिक इज ए कंडक्टर और इंसुलेटर, तो जनरली हम लोग लिखेंगे डाइइलेक्ट्रिक जो है वह इंसुलेटर होता है और आफ्टर ब्रेकडाउन डाइइलेक्ट्रिक जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। कभी कभी आप सुनते होइएगा कि सर्वर हैक कर गया है, करप्ट कर गया है, बहुत ज़्यादा हम लोग नेट यूज करते हैं तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर में भी इसी तरह का फेनोमेना होता है। तो वहाँ पर भी हम लोग जो है जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वोल्टेज ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डिफिनीशन आपका मेंशन किया हुआ है, जो नोट भेजे हैं उस नोट में। अब हम लोग को यह निकालना है कि यह जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है स्ट्रेचिंग बढ़ रहा है। स्ट्रेचिंग बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो हम लोग को डाइइलेक्ट्रिक के स्ट्रेंथ के साथ साथ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।